रिंकू बेटा, दुकान से 1 किलो पनीर तो ले आ और 1 किलो बर्फी भी ले आना। अभी फोन आया तेरी बुआ जी का, वो घर आ रही है। अरे वाह मम्मी, बुआ आ रही है, फिर तो बहुत मजा आएगा। साथ में पारुल और सुमित भी आ रहे हैं ना? हाँ हाँ भाई आ रहे हैं, तब तक तो घर थोड़ा ठीक कर ले बेटा। तेरी बुआ जी ने सुबह सुबह बताया कि वो आ रहे हैं तो काम में हड़बड़ी सी हो गई है। हाँ मम्मी, मैं कर देती हूँ, आप चिंता मत करो। रिया घर साफ कर देती है और तब तक उसकी मम्मी सबके लिए खाना बना देती है। थोड़ी देर बाद रिया की बुआ पारुल और सुमित के साथ उनके घर आती है। अरे दीदी, जमाई जी नहीं आए क्या? आप तो कह रही थी विनोद भैया आपको छोड़ने आएंगे। हाँ भाभी, वो छोड़ने आए तो थे, अंदर आ ही रहे थे कि तभी उनके पास अर्जेंट फोन आ गया और उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। अब खुद का ऑफिस है तो हर काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है, किसी काम को छोड़ नहीं सकते। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चाय पीने आ जाते, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं। बुआ आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत महंगी होगी ना? हाँ बेटा, महंगी तो है, तेरे फूफा जी ने एनिवर्सरी पर दिलवाई थी। असली मौज तो बुआ, पारुल और सुमित की है। सच में एक अमीर घर में शादी करके बुआ जी की तो किस्मत ही बदल गई। उनका रहन सहन देखो और हमारा देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो रिया दीदी, मेरा न्यू फोन इस बार बर्थडे पर गिफ्ट दिया मुझे पापा ने। वाह, ये तो बहुत महंगा फोन है ना? तुम्हें 11th क्लास में इतना महंगा फोन मिल गया? मैं तो आज तक ये डब्बा चलाती हूँ। ये लीजिए दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। आपको आलू प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है ना, इसलिए स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। थैंक यू भाभी। मेरे ससुराल वाले आए दिन किसी न किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी शेफ के हाथ में आपके खाने जैसे स्वाद नहीं होता। जब से मेरी शादी हुई, आपके हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। पर ये कितना अच्छा हुआ ना बुआ कि आपको हर हफ्ते अलग अलग रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिल जाता है, और हम सब तो कभी किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पर भी कहीं नहीं जा पाते। अरे तो जब मैं घर पर सब कुछ बना देती हूँ तो रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? वैसे आपका मंगलसूत्र बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, अभी नया बनवाया है क्या? इसका डिजाइन भी कुछ अलग लग रहा है। हाँ, दिवाली पर दिलवाया था इन्होंने। ये सोने के अंदर ना डायमंड लगे हुए हैं, हमने कस्टमाइज करके डिजाइन बनवाया था। तब तो बहुत महंगा होगा बुआ। हाँ महंगा तो था बेटा, पर तुम्हारे फूफा जी का काम इतना अच्छा है कि उन्हें कुछ महंगा लगता ही नहीं। खैर हम भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए, तुम मुझे चाय पकौड़े का मजा लेने दो। अरे आप लोगों ने अभी तक एसी नहीं लगवाया क्या? यहाँ पर जब भी आते ना तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं। बस सोच रहे थे बेटा कि इस साल एसी लगवा लेंगे, लेकिन थोड़ा बजट नहीं बन पाया, पर शायद अगले साल तक लगवा लेंगे। मम्मी आप तो यहाँ रुकने के लिए बोल रही थी, लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ पर मुझसे रुका नहीं जाएगा। आपको पता है ना, बिना एसी के मैं नहीं रह पाती। मैं भी नहीं रुक पाऊंगा, आप ड्राइवर अंकल को बोल देना शाम को आकर हमको ले जाए। अच्छा ठीक है, बोल दूंगी। अभी तो थोड़ी देर चैन से बैठ जाओ। ये दोनों ना ऐसी है, कहीं भी जाओ भागने के पहले लगी रहती है। शाम को बैठकर सब लोग खाना खा रहे थे। रिया के पापा ने हॉल में ही कूलर लगा दिया था ताकि किसी को गर्मी ना लगे। खाना पीना खाकर थोड़ी देर बाद पारुल और सुमित को लेने के लिए उनकी गाड़ी आती है और गाड़ी को देखकर रिया फिर से उसकी चकाचौंध में खो जाती है। बाय रिया दीदी, इस बार आप भी हमारे घर आना। आप कभी हमारे घर रुकने के लिए आती नहीं हो। अच्छा ठीक है, इस बार जरूर आऊंगी। और रिंकू भैया को भी लेकर आना। अच्छा ठीक है। ड्राइवर आकर गाड़ी का गेट खोलता है और दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। क्या लाइफ है यार, कहीं भी जाना हो तो बस में 100 धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ ऊपर से सीट भी नहीं मिलती। और इन लोगों की तो गाड़ी का गेट भी ड्राइवर इनके लिए खोल रहा है। किस्मत हो तो ऐसी हो। रिया की बुआ जब भी उनके घर आती थी तो रिया उनका लैविश लाइफस्टाइल देखकर उसमें खो जाती थी। अच्छा हुआ जो बुआ ने एक अमीर घर में शादी की, कम से कम आज उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है। मैंने भी ठान लिया है, शादी करूंगी तो अमीर लड़के से ही करूंगी। इतनी जिंदगी तो गरीबी में रह ली, लेकिन आगे इस गरीबी में मुझे और नहीं रहना। रिया अब 23 साल की हो चुकी थी और उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये देख, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का अच्छी नौकरी करता है, 35,000 रूपए सैलरी है। क्या, सिर्फ 35,000 रूपए? क्या पापा, आपने इतना ढूंढ ढूंढ कर भी मेरे लिए ये लड़का ढूंढा? अरे कम से कम ऐसा लड़का तो ढूंढो जिसकी महीने की 1 लाख की सैलरी हो। क्या 1 लाख रुपए? अरे बेटा, हम लोग खुद महीने में 20-25 हजार रूपए में गुजारा करते हैं, तेरे लिए कहाँ से इतनी सैलरी वाला लड़का ढूंढ कर ले आएंगे? और शादी हमेशा अपनी बराबरी के खानदान में करनी चाहिए। रहने दो मम्मी, ये सब ना फिजूल की बात है। बुआ भी तो हमारे घर की बेटी है, लेकिन उनकी शादी तो दादा दादी ने कितने अच्छे घर में की।
आज बुआ राज करती है, राज। वरना अगर किसी गरीब घर में शादी करती तो कैसी लाइफ होती उनकी। अरे बेटा, तब का जमाना कुछ और था। तब के टाइम पर ऐसे रिश्ते हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता। तो एक बार लड़के से मिलकर तो देख, लड़का अच्छा है, लड़के का परिवार अच्छा है। मम्मी बोल दिया ना, मुझे इतनी कम सैलरी वाले लड़के से शादी नहीं करनी। शादी करूंगी तो ऐसे घर में करूंगी जैसे घर में बुआ की शादी हुई है। अब रिया तो इस बात पर अड़ गई थी कि वो शादी करेगी तो अमीर घर में ही करेगी। तभी कुछ दिन बाद, अरे बेटा, कम से कम इसके लिए तो हाँ करते। देख, लाख रुपए सैलरी वाला लड़का हमें मिलने से रहा, लेकिन इस लड़के की सैलरी 40,000 है। इतने पैसे कम नहीं होते बेटा। मैंने एक बार बोल दिया ना मम्मी, नहीं करूंगी ऐसे घर में शादी, तो बार बार क्यों मेरे लिए ऐसे लड़कों के रिश्ते लेकर आ जाती हो। रिया ये सब बोल रही थी कि तभी घर पर उसकी बुआ का फोन आता है। हेलो, कैसी हो गीता दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी। अगले हफ्ते अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो गृह प्रवेश की पूजा रखी है, आप जरूर आना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, हम सब जरूर आएंगे। गीता के ससुराल वालों ने पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बनाया था, जो किसी फिल्म सेट की तरह लग रहा था। अगले हफ्ते सब जैसे ही वहां पहुंचे तो उनका घर देखकर सबकी आंखें चमक गई। अरे रिया दीदी, ये घर है या कोई 5 स्टार होटल? कितना मस्त है ना। हाँ यार, क्या किस्मत है बुआ की। भले ही मायका उनका गरीब रहा हो, लेकिन ससुराल तो देख कितना मस्त मिला है। नमस्ते भैया भाभी। अरे रिया, रिंकू, अंदर आ जाओ। पारुल और सुमित तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। जी बुआ। रिया पारुल के कमरे में जाती है। उसका कमरा देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाओ पारुल, तेरा कमरा कितना सुंदर है यार। जैसे कार्टून में किसी प्रिंसेस का रूम होता है ना, वैसा ही तेरा रूम बनाया है। हाँ दीदी, मेरे पापा मुझे किसी प्रिंसेस से कम नहीं रखते। बिल्कुल ठीक बात है। जब वो बुआ को किसी रानी से कम नहीं रखते, तो तुम्हें भी तो किसी प्रिंसेस की तरह ही रखेंगे ना। वो तो है दीदी। आपको पता है, इस बार तो मैंने अपने बाथरूम में बड़ा सा बाथ टब भी लगवाया, और इस वाले घर में तो हमारे पास पूल भी है। पारुल, रिया के साथ बाहर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। ठीक है मम्मा। चलो दीदी, चलते हैं। पारुल रिया के साथ बाहर आती है। सब लोग गृह प्रवेश की पूजा में बैठते हैं और थोड़ी देर बाद सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व होता है। वाह बुआ, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया। कितना कुछ बनाया है आपने। नहीं बेटा, ये सब मैंने नहीं बनाया। आज घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं ना, तो आज के लिए हमने कुक को हायर कर लिया था, उसी ने सब कुछ बनाया है। हाँ बेटा, हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम कुक को ही बुला लेते हैं, क्योंकि एक तो खाना बहुत सारा बनाना होता है और अलग अलग क्यूजिन का भी बनाना होता है। अब तुम्हारी बुआ को तो बस इंडियन खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडियन नहीं है, तो कुक रखना जरूरी है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, वरना अगर हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो मैं तो बस किचन में खाना बनाने में रह जाती हूँ, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाती। लगता है अब मम्मी को भी समझ में आ रहा है कि अमीर घर में शादी करने के कितने फायदे हैं। चलो मम्मी समझ जाए वो भी अच्छा है। मेरे लिए फिर कोई ढंग का रिश्ता ही ढूंढ कर लेकर आएगी। रिया दीदी, आपने बोला था अगली बार आप हमारे घर पर रुकोगी, तो इस बार आप और रिंकू भैया हमारे यहाँ पर रुक जाइए ना, फिर आप आते भी नहीं हो। अरे लेकिन हम दोनों तो अपने रुकने के लिए कपड़े भी लेकर नहीं आए, फिर कभी आएंगे ना। अरे रुक जाओ ना बेटा, और कपड़ों की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें मार्केट से शॉपिंग करा लाऊंगी, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लेना। लेकिन बुआ प्लीज ना रिया दीदी। अच्छा ठीक है। अब रिया तो बड़ी खुश थी, कम से कम अब वो कुछ दिन अपनी बुआ के आलीशान ससुराल में रहेगी। बाकी सब घर वाले वापस चले गए और रिया अपने भाई रिंकू के साथ अपनी बुआ के घर पर रुक गई। अगले दिन सुबह सुबह, अरे यार, यहाँ पर सब कितनी देर तक सोते हैं, मैं तो बोर हो रही हूँ। बुआ शायद उठ गई होंगी, उनके पास ले जाती हूँ। रिया उठकर बाहर जाती है तो देखती है बुआ की सासू माँ बाहर सोफे पर बैठी हैं और उसकी बुआ किचन में काम कर रही है। अरे बुआ, आप इतनी सुबह सुबह किचन में काम कर रही हो? मुझे तो लगा था सब काम आपकी मेड करती होगी। अरे नहीं बेटा, किचन का काम तो मुझे ही देखना होता है, घर में किसी को भी मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अरे आज के दिन चाय नसीब होगी कि नहीं, पता नहीं कैसे काम करती है। जिस दिन से घर में आई है कभी एक टाइम पर चाय नसीब नहीं हो इसके हाथ से। बस ला रही हूँ माँ जी। तुम रुको, मैं भी आती हूँ। ओके बुआ। माँ जी आपकी चाय। छी 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 छी, ये चाय बनाई है तूने? इतने साल हो गए तुझे यहाँ पर आए, लेकिन अभी भी आदत वही गरीबों वाली। दूध की कमी नहीं है हमारे घर में जो ऐसी चाय बनाकर लाई है। ऐसी चाय हमारे घर का नौकर भी ना पिए। दोबारा से ढंग की चाय बनाकर ला। यार, इस तरह से तो दादी कभी मम्मी से बात नहीं करती, और ये क्या बुआ को गरीब गरीब कह रही है। कितना अजीब तरीका था इनका बात करने का।
अभी तो रिया को रुके हुए एक ही दिन हुआ था और उसे अपनी बुआ के ससुराल वालों का बर्ताव उनके लिए कुछ अजीब सा लगने लगा था। तभी अगले दिन सब लोग टेबल पर खाना खा रहे थे तो विनोद के हाथ से सब्जी की कटोरी गिर जाती है। अरे यार, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इतना गरम गरम खाना मत दिया करो, छूट गई ना कटोरी मेरे हाथ से। जी वो। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दहेज में अपने साथ कोई नौकर नहीं लेकर आई थी जो वो यहाँ आकर साफ करेगा? पोछा लाओ, साफ करो। जी अभी करती हूँ। अपने फूफा जी के मुंह से ये बात सुनकर रिया तो बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। यार ये भला क्या बात हुई? ये लोग तो बुआ के साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे बुआ इनके घर की बहू नहीं कोई नौकरानी हो। अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया? ठीक से खाना नहीं खा रही हो? नहीं कुछ नहीं दादी माँ, बस आज मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है। रिया को वहाँ अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से उठकर रूम में चली जाती है। अगले दिन जब रिंकू सुमित के साथ बाहर गया था और पारुल अपने क्लासेस के लिए गई थी तो रिया अकेले रूम में बैठी हुई बोर हो जाती है। अरे यार यहाँ पर तो बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, इससे तो अच्छा है मैं बुआ के पास जाकर ही बैठ जाऊं। रिया अपने बुआ के कमरे की तरफ जाती है तो उसे अंदर से विनोद के चिल्लाने की आवाज आती है। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें कि तुम मेरे ऑफिस मत आया करो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली। गरीब घर की लड़की तो गरीब घर की ही होती है। उसकी शादी चाहे कितने भी अमीर खानदान में कर लो लेकिन क्लास तो उसकी वही रहेगी। जब भी किसी को पता लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो सबके सामने इंसल्ट हो जाती है मेरी। ये सब क्या हो रहा है यार? यहाँ पर क्या सोच कर आई थी और यहाँ पर तो सब कुछ बिल्कुल अलग है। मुझे तो लगता था अमीर घर में बुआ की शादी हुई है, बुआ की ऐश ही ऐश होगी, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग बुआ से ठीक से बात तक नहीं करते। हर छोटी छोटी बात पर बुआ की इतनी इंसल्ट करते हैं। रिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जितने भी दिन वो अपनी बुआ के घर पर रुकती है उतने दिन उसे अपनी बुआ के साथ हो रहे बर्ताव के लिए और बुरा लगता है। तभी कुछ दिन बाद, मम्मी जी कुछ दिन से मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़े दिन के लिए आप घर पर एक मेड रख लीजिए ना। तेरे तो हमेशा से यही बहाने रहते हैं। नौकरानी तो रख दूंगी तेरे लिए, लेकिन क्या उसके पैसे तेरे मायके वाले देकर जाएंगे? मम्मी जी आप हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लेकर आती हैं? और जब आपको मेरे गरीब होने से इतनी परेशानी थी तो आपने अपने बेटे की शादी मेरे साथ की ही क्यों? अरे देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। एक तो गरीब फटीचरों को अमीर खानदान मिल गया और अब हमें ही बातें सुना रही हो। मेरे बेटे के पैसों से ऊपर से नीचे तक गहनों में लदी रहती हो और हमें ही पलट कर जवाब दे रही है। अगर घर का काम करने के लिए हम नौकरानी रखेंगे तो फिर घर में तेरा क्या काम है? इतने ऊंचे खानदान की नहीं है तू कि तेरे लिए नौकरानी रखेंगे हम। रिया कमरे में खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर और अपनी बुआ के चेहरे की तरफ देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। काश बुआ की शादी इतने अमीर घर में हुई ना होती तो कम से कम उनके ससुराल में उनकी इज्जत तो होती। मम्मी ठीक ही कहती है, शादी हमेशा अपनी बराबरी के खानदान में करनी चाहिए। बेचारी बुआ को हर रोज इन लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। उसी दिन रिया रिंकू के साथ वापस अपने घर आ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह उदासी से भरा होता है। अरे बेटा क्या हो गया तुझे? मैं कब से देख रही हूँ, जब से तू अपनी बुआ के घर से आई है तब से उदास बैठी है। लगता है बुआ के घर में कुछ ज्यादा ही मन लग गया तेरा है, इसलिए अब यहाँ मन नहीं लग रहा। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चल अब ये सब छोड़, मेरे पास ना तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला था। तूने कहा था ना लड़के की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अरे 1 लाख नहीं, हमें तो तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का मिल गया है। मतलब? अरे इसमें मतलब क्या समझाऊं तुझे? जैसे तेरे फूफा जी का अपना बिजनेस है ना, वैसे ही लड़के वालों का अपना बिजनेस है और वो तो तेरी बुआ के ससुराल वालों से भी ज्यादा अमीर है। तुझे जैसा घर बार चाहिए था बिल्कुल वैसा ही घर बार मिल गया है तेरे लिए। अगले हफ्ते वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। नहीं मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? तुझे ये शादी नहीं करनी तो फिर किससे शादी करनी है? बेटा हम जैसे गरीब लोगों को इतना बड़ा रिश्ता मिल गया, तू जानती भी है हमारे लिए ये कितनी बड़ी बात है। माफ करना बेटा, लेकिन इससे अमीर खानदान हम तेरे लिए नहीं ढूंढ सकते। नहीं मम्मी, अब मुझे किसी अमीर खानदान में शादी ही नहीं करनी। मैं ही गलत थी जो ये सोच रही थी कि अमीर घर में शादी करूंगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बुआ जितने ठाट बाट से रहती है मैं भी वैसे ही ठाट बाट से रहूंगी। लेकिन कभी कभी हमें जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको पता है वो लोग बुआ के साथ कैसा बिहेव करते हैं? वो गरीब खानदान से है तो उनकी हर बात में वो बात आती है, हर बात में वो बुआ की इंसल्ट करते हैं। इससे तो अच्छा होता दादा दादी बुआ की शादी किसी गरीब घर में ही करते थे। क्या ये सब तू क्या बोल रही है बेटा? दीदी ने तो हमें कभी इस बारे में नहीं बताया। हाँ, क्योंकि शायद वो आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती
वो बेचारी सब कुछ सहती है, उन लोगों को कभी पलटकर एक जवाब नहीं दे पाती। उनके पैसों के रौब के आगे उन्हें दबना पड़ता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती मम्मी। आपने पहले मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता देखा था ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। और आपने कहा था ना, शादी हमेशा बराबरी के खानदान में करनी चाहिए, तो बस अब मुझे वही करना है। रिया को ये बात समझ में आ जाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इंसान को कुछ चीजें तभी समझ में आती है जब वो इनके इर्द गिर्द रहता है। रिया अपनी बुआ की हालत देखकर अब अपने आत्मसम्मान को आगे रखती है और अमीर खानदान के रिश्ते को ठुकराकर एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करती है।